का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत भूमि एवं लोग अर्थात भूगोल यानी ज्योग्राफी विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 3 का, जिसका नाम है अपवाह स्वरूप। इससे पहले के दोनों अध्यायों को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे पहले पढ़ ले, जो मेरे चैनल के 9th क्लास के भूगोल वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं अध्याय 3 अपवाह स्वरूप पर। आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय 3 अपवाह स्वरूप। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। और आज इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से हमारे देश में जो मुख्य नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। यह जो अध्याय है जो कि बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पार्ट का जो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग मुख्य रूप से अपवाह स्वरूप को समझेंगे क्या है, फिर उसके बाद देखिए हिमालय की नदियां क्या है और प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, इन दोनों को समझेंगे अच्छे से। और फिर देखिए भारत की प्रमुख नदियां हैं, बहुत सारी नदियां, जैसे देखिए यहाँ सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा है ना, घाघरा, गंडक, कोसी, नर्मदा, तापी, इन सभी नदियों को हम लोग क्या करेंगे विस्तार से समझेंगे, ठीक। और फिर उसके अगले पार्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके बाद जो जलाशय है, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं इनको समझेंगे, ठीक। और तीसरे पार्ट के वीडियो में हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है 3 पार्ट में यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि जो आपका जो अध्याय का नाम है अपवाह स्वरूप, यह अपवाह क्या है, ठीक है। तो आपके किताब में देखिए पहले लाइन में लिखा है परिचय में कि अपवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। इसको उदाहरण समझ लीजिए। अब जैसे देखिए आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि हमारे भारत देश का जो स्थल है वह हर जगह समान नहीं है, कहीं पे इसको उदाहरण समझ लीजिए, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदानी भाग है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए पहाड़ पे बारिश अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वह पानी कहाँ जाएगा, वह पानी एक चैनल के जिधर निचला भाग होगा उधर के माध्यम से होते हुए इधर आ जाएगा। मान लीजिए इधर पठार है, ऊंचा भाग है, इधर बारिश होगा तो पानी कहाँ जाएगा, ढुलुक के इधर आ जाएगा, है ना। इधर बारिश होगा तो पानी इधर आ जाएगा, इधर बारिश होगा तो पानी ढुलुक के इधर आ जाएगा। और सारा पानी जो है वह एक निश्चित जल मार्ग के द्वारा क्या होगा, आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और इसी जल मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। मतलब पानी जो बह रहा है जिस रास्ते से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अपवाह शब्द का तात्पर्य क्या है, जल प्रवाह से, यानी पानी के बहने से है। जिधर नीचा होगा उधर से पानी क्या होगा, बहने लगेगा। आगे कह रहा है कि अब आप भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती है। तो देखिए आपके किताब के अगले पन्ने पे एक मानचित्र है जिसमें आपके भारत देश में जितनी भी नदियां हैं उसको दर्शाया गया है। तो आपने पिछले अध्याय में यह पढ़ा था कि आपके भारत देश का जो उत्तरी भाग है यह पूरा पहाड़ से भरा हुआ है, हिमालय पहाड़ से, यह ऊंचा भाग है, ठीक। और यहाँ जितना भी वर्षा होगा, जितना भी ग्लेशियर है वह पिघलेगा, ठीक है। तो वह पानी कहाँ जाएगा, यह पानी ढुल के नीचे आएगा, ठीक है। तो कुछ पानी इधर ढुलुक के नीचे आता है और कुछ पानी इधर से होते हुए ढुलुक के इधर गिर जाता है, ठीक। यानी कुछ पानी इधर अरब सागर में गिर जाता है और कुछ पानी इधर आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक। यह पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी है और इधर पूरा अरब सागर है, ठीक। जैसे देखिए इधर से देखिए ये सिंधु नदी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, ठीक। यह सब नदी इधर आके क्या एक मुख्य नदी बन जा रही है, सिंधु नदी, ठीक। और यहाँ किधर गिर रही है, अरब सागर में। वैसे ही देखिए इधर से भी बहुत सारी नदी है, यमुना है, गंगा है, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर इधर से चंबल है, बेतवा है, सोन है। यह सारी नदियां एक मुख्य नदी यानी गंगा नदी में मिल जा रही है, ठीक। और ये गंगा नदी क्या हो रही है, इधर आके बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, ठीक। वैसे ही देखिए इधर से एक नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। यह भी आके इधर बंगाली खाड़ी में गिर जा रही है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी छोटी छोटी नदियां हैं वह सभी एक मुख्य नदी बनके अरब सागर या फिर इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे वही चर्चा हो रहा है कि विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती है, ठीक। आपने देखा है अंततः इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या खाड़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। आपने देखा है कोई नदी अरब सागर में गिर जाती है और कोई नदी बंगाल की खाड़ी में, ठीक। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी यानी बेसिन कहा जाता है, ठीक। अब आपके पास एक नया टर्म आया अपवाह द्रोणी यानी बेसिन, यह क्या है, तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। इसको समझते हैं अच्छे से। अब जैसे अभी आपने थोड़ा देर पहले एक उदाहरण देखा है, जैसे मान लीजिए यह नदी है, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है, तो इस नदी में पानी अचानक अपने आप तो आएगा नहीं, है ना कहीं बारिश होगा या कहीं ना कहीं ग्लेशियर पिघलेगा तो वही पानी ना इसमें आएगा नदी में।
और नदी जो होता है वह निचला ही क्षेत्र होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पहाड़ है, पहाड़ पे बारिश हुआ तो यह पानी ढूल के इधर आ जाएगा। पठार है, इधर बारिश होगा तो पानी ढूल के इधर आ जाएगा, है ना। जो निचला क्षेत्र होगा उधर क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा और सारा पानी एक जगह मिलके बहने लगेगा। ठीक, तो इस नदी को बनने में, इस नदी में जितना भी पानी आया है वह जिस जिस क्षेत्र से पानी आया है उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। जैसे इधर बारिश हुआ तो इसका पानी इधर इस नदी में आ गया, इधर बारिश हुआ तो इसका पानी इस नदी में आ गया, इधर बारिश हुआ तो इसका पानी इस नदी में आ गया। तो वह पूरा क्षेत्र जो इस नदी को बनने में योगदान दे रहा है वह पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, बेसिन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। आप कहीं पे देखे होइएगा बेसिन, है ना, हाथ धोने वाला जो बेसिन होता है, इसको भी इसका भी वही काम है। देखिए इस नल से पानी निकलता है और लोग क्या करते हैं, इसमें हाथ धोते हैं। अब मान लीजिए इधर पानी का छिटका पड़ेगा तो यह पानी ढुल के इधर आ जाएगा, इधर पानी पड़ेगा तो ढुल के इधर आ जाएगा। कहीं भी इस पूरे क्षेत्र में पानी पड़ेगा तो ढुल के इस छोटे से होल में चला जाएगा और इस होल के माध्यम से, इस पाइप से होते हुए वह नाली में गिर जाएगा। ठीक, वैसे ही इधर अगर बारिश होगा तो यहाँ का पानी इधर आ जाएगा, इधर बारिश होगा तो यहाँ का पानी इधर आ जाएगा और सारा पानी एक जगह मिलके एक नदी बन के समुद्र में जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र को हम बेसिन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए आगे एक नया टर्म है, जल विभाजक क्या है। ठीक है, तो जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तब ऐसे उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझाते हैं इसको आपको मैप पर। जैसे देखिए आपके भारत देश के नदियों का मानचित्र है। आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि ऊपर में क्या है, हिमालय है, पहाड़ है और यह पूरा ऊंचा हुआ भाग है। ठीक, उठा हुआ भाग है और कुछ नदियां इधर आ जाती है, ढुल जाती है और कुछ नदियां इधर ढुल जाती है। अब ध्यान से देखिए सिंधु नदी का जो तंत्र है वह इधर ढुल के बन रहा है। ठीक, और गंगा नदी का जो तंत्र है यह सारा नदी इधर ढुल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो क्षेत्र है यह उठा हुआ क्षेत्र है। ठीक, अगर उठा हुआ क्षेत्र है तभी तो सारा नदी इधर ढुल जा रहा है, नहीं तो इधर ढुल जा रहा है। ठीक, इधर से कोई ना कोई नदी आता, ठीक, नहीं है नदी, इसका मतलब यह उठा हुआ क्षेत्र है। ठीक, तो यह जो क्षेत्र है यह क्या कर रहा है, सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है और गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, इस दोनों अपवाह तंत्र को यह क्षेत्र अलग कर रहा है। ठीक, इसलिए यह क्या कहलाएगा, यह जो क्षेत्र है यह जल विभाजक कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हमको आशा है कि यह अपवाह क्या है आपको समझ में आ गया होगा, यह अपवाह द्रोणी यानी बेसिन क्या है यह भी समझ में आ गया होगा और जल विभाजक क्या है यह भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पे। देखिए किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहां की भू आकृतियों से निर्धारित होता है। ठीक है, कहने का मतलब जिधर ऊंचा होगा, ठीक है, उधर पानी तो रुकेगा नहीं और जिधर नीचा होगा उधर पानी क्या होगा, ढूलने लगेगा। ठीक, और जिस एक रास्ते से सारा पानी एक जगह से ढूलने लगेगा, जाने लगेगा समुद्र की तरफ, वही क्या कहलाएगा, नदी कहलाने लगेगा। ठीक है, अब देखिए भारत की जो नदियां है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है आपकी किताब में। ठीक है, पहला क्या है, पहला है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, पहला क्या है, हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। आप अपने भारत देश के मानचित्र पर देख सकते हैं, यह उत्तरी क्षेत्र है, यह पूरा हिमालय से भरा हुआ है। ठीक, और इस उत्तरी क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकल रही है, जैसे देखिए इधर इतनी सारी नदियां मिलकर सिंधु नदी बन रही है, इधर इतनी सारी नदियां निकल के गंगा नदी में आ रही है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो ये जो सारा नदी का जो सिस्टम है यह हिमालय की नदियां है, यह सारा, क्योंकि यह सारी नदियां कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। ठीक, अच्छा, ठीक इसी के आपके भारत देश के जो नीचे का जो क्षेत्र है, देखिए जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, ठीक है, इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है आपके भारत देश के नीचे में दक्षिण में, इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं इसको हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। जैसे देखिए महानदी है, नर्मदा है, तापी है, ठीक है, कृष्णा नदी है, यह सारी नदियां जो है, कावेरी नदी है, सारी नदियां प्रायद्वीपीय नदी के श्रेणी में आती है। ठीक, तो चलिए आपने देखा कि भारत की जो नदियां है वह दो वर्गों में विभाजित है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हम इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में एक चीज दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन अमेजन नदी की है। ठीक, यह अमेजन नदी कहाँ है, इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह आपके पूरे विश्व का मानचित्र है और आपका भारत देश यहाँ पे है जो एशिया महादेश का क्षेत्र है। ठीक, और देखिए यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, और इसी दक्षिणी अमेरिका में एक ब्राजील देश है और इसी ब्राजील देश में अमेजन नदी है। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यह पीला वाला जो है यह ब्राजील देश है, BRAZIL। ठीक, और देखिए यहाँ से अमेजन नदी यहाँ से देखिए निकल रही है। यह अमेजन नदी देखिए इधर से ऐसे होते हुए, अमेजन नदी इधर से होते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे माउथ ऑफ, देखिए यहाँ पे अमेजन लिखा हुआ है, यहाँ पे यह नदी गिर जाती है। ठीक है, और अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस अमेजन नदी के अलावा जितनी भी इधर से नदियां आ रही है वे सभी नदियां इस अमेजन नदी में मिल जा रही है। इधर से भी जितनी नदियां जा रही है वे सभी कहाँ मिल जा रही है, इसी अमेजन नदी में मिल जा रही है। ठीक है, तो वही आपकी किताब में कह रहा है
कि अमेजन नदी का जो अपवाह बेसिन है, वह अपवाह बेसिन वह सबसे विश्व में सबसे बड़ा है। यानी यह इस पूरे क्षेत्र का जितना भी पानी है, इस पूरे क्षेत्र का जितना भी पानी है, वह सारा पानी कहाँ आ जाता है, इस अमेजन नदी में आ जाता है। और यहाँ जाके माउथ ऑफ अमेजन में जाके यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तो समझ गए कि विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन है, अमेजन नदी का है। अब आपको यह ज्ञात करना है कि भारत में किस नदी का अपवाह बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखिए आपके भारत देश का जो मानचित्र है, इसमें देखिए यह जो गंगा नदी है, ठीक है, इस गंगा नदी में इसके आसपास की जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियां इसी गंगा नदी में मिल जाती है। तो देखिए यहाँ से यमुना नदी आ रहा है, यहाँ पे गंगा में मिल जा रहा है, शारदा नदी गंगा में, घाघरा गंगा में, गंडक गंगा में, कोसी जो है गंगा में, चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी नदियां कहाँ किस नदी में मिल जा रही है, मुख्य नदी गंगा में मिल जा रही है। ठीक, इसलिए भारत में यह जो गंगा नदी का जो अपवाह बेसिन है वह सबसे बड़ा है। ठीक है, यह इस पूरे क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, अब चलिए भारत की जो नदियां है, जो दो प्रकार की नदियां है, यानी हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इनको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम लोग हिमालय की नदियां को समझते हैं। आपने अभी देखा थोड़ा देर पहले मानचित्र में कि हिमालय से जो निकलती है नदियां, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय की नदियां कहते हैं। ठीक, हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी अथवा अस्थायी है। कहने का मतलब हिमालय से जो भी नदियां निकल रही है उनमें पानी 12 महीना होता है। ठीक है, उनका पानी सूखता नहीं है। ठीक, क्योंकि उनका जो पानी है वह वर्षा के जल से आता है, नहीं तो पर्वतों पर जमे हिम के पिघलने से आता है। ठीक है, अब जैसे देखिए पहाड़ों पर जब खूब ज्यादा बारिश होता है तो यह सारा बारिश का पानी क्या होता है, इस तरह से छोटी छोटी जलधारा बन के मुख्य नदी में सारा पानी क्या होता है, जाके मिल जाता है। या फिर वहाँ के पहाड़ों पर जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, ठीक है, बड़े बड़े बर्फ के सीले हैं जो पानी से बना हुआ है। ठीक है, वे जब पिघलते हैं तो उनके पिघले हुए पानी से भी क्या होता है, वो सारे पानी कहाँ चले जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं। इस तरह से इस हिमालय पहाड़ का जितना ही पानी है वह सारा पानी इस तरह से एक धारा के रूप में नदियों में क्या होती है, बह जाती है। और यही नदी जब हमारे मैदानी क्षेत्रों में आती है तो इस तरह से बहने लगती है। तो देखिए इस तरह से सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और गंगा भी, यहाँ गंगा नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। यह गॉर्ज क्या है, तो देखिए यहाँ आपको अच्छा से दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको दिखाते हैं हम। आप देख सकते हैं इधर दोनों तरफ बड़ा बड़ा पहाड़ है और यह बीच में नदी बह रही है। ठीक है, और हजारों सालों से यह नदी बहते 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 क्या की है, इस दोनों पहाड़ के बीच में बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण कर दिया। ठीक, तो यह जो बहुत बड़ा गड्ढा है जिससे नदी होकर बह रही है, इसी को हम लोग, इसी गड्ढे को क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, तो यही है गॉर्ज। आशा आपको समझ में आ गया होगा यह गॉर्ज क्या है। ठीक है, देखिए हिमालय जनित नदियां उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा करने के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देती है। कहने का मतलब है कि जब नदी पहाड़ों से उतरती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस नदी में सिर्फ पानी ही रहता है। ठीक है, पानी में सिल्ट, बालू, मिट्टी इत्यादि के जो कण है वो पानी में क्या होते हैं, मिले रहते हैं। और इसी के परिणाम तक कह रहा है कि नदियां जो जो आगे बढ़ती है अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी नदियों में बालू, मिट्टी और सिल्ट के जो कण है वे बढ़ते जाते हैं। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहाँ भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों को संवहन करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, परिणामतः ये नदियां क्या करती है, विसर्पित होकर गोखुर झील बनाती है, बाढ़ का मैदान बनाती है और डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। अब यह गोखुर झील क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब इस गोखुर झील का जो निर्माण है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए नदियां जो बहती, आपकी किताब में दो टर्म दिए हुए, एक अपर्दन है और एक निक्षेपण है। अपर्दन को आप समझ लीजिए कि जब नदी पहाड़ों से मिट्टी और बालू के कण को तोड़ फोड़ के ले आती है अपने साथ, तो वह क्या करती है, वहां अपर्दन करती है। ठीक है, यानी अपर्दन करती है, यानी मिट्टी बालू के कण वहां से तोड़ के ले आती है। और निक्षेपण का मतलब होता है कि वह कण, जो मिट्टी और बालू का जो कण है, उसको जहां एक जगह ढेर लगा देती है वह नदी, उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक, जैसे मान लीजिए यह नदी बह रही है, ठीक, अपने साथ बालू मिट्टी का कण ला रही है। अब यह जो बालू मिट्टी का कण है वह कहीं ना कहीं तो जाके ढेर लगाएगी, है ना। मान लीजिए यहाँ पे ढेर लगा दी, ठीक, तो ढेर लगा देगी तो यहाँ का जो जमीन है यह थोड़ा उठा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। ठीक, अब जब ऊंचा होगा तो यह जमीन, यह जो नदी है यह थोड़ा सा इधर घूम जाएगी। ठीक, अब मान लीजिए बहुत ज्यादा यहाँ पे निक्षेपित कर दी, बहुत ज्यादा ढेर यहाँ लगा दी, तो नदी क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरी तरह से ऐसे घूम जाएगी। ठीक, अच्छा, चूंकि यह निचला हिस्सा है इसलिए नदी जा रही है। ठीक है, और कितना भी घूमेगी तो नदी फिर वापस इसी रास्ते से जाएगी क्योंकि यह नीचा वाला रास्ता है। ठीक है, और आपको तो पता ही है पानी जो है वह जब भी बहेगा तो अपना निचला हिस्सा, निचला क्षेत्र से ही बहता है। ठीक, तो फिर से यह जो नदी है इधर से घूम के फिर से वापस अपने रास्ते में ही आ जाती है। ठीक, और जब कभी बाढ़ आता है तो इसमें पूरा पानी आ जाता है ना। और इस
यह जो अपने द्वारा जो ढेर लगाई है इसको तोड़ते हुए इधर से ही बहने लगती है और इधर से ही बहने लगती है, ठीक। और बहते बहते क्या होता है कि इसका रास्ता कट जाता है और इधर एक झील का निर्माण हो जाता है और यह नदी वापस अपना ऐसे बहते रह जाती है, ठीक। तो यह जो झील बन गया, अब यह इसका रास्ता कट गया नदी से, यह क्या बन गया, गोखुर झील बन गया। क्या बन गया, गोखुर झील। गोखुर इसको इसलिए कहते हैं कि यह गाय के खुर के जैसा होता है। आप गाय का जो पैर होता है उसके नीचे का जो खुर होता है देखिएगा ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए इसको गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ गोखुर झील कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा समस्या है कि बाढ़ का मैदान भी बना देती है नदियाँ, कैसे, ठीक। तो देखिए नदी आपको तो पता ही है अपने साथ साथ बालू मिट्टी का कण लाती है ना। और बालू मिट्टी का कण के कारण क्या होता है, नदी का जो पेटी होता है यानी नदी का जो निचला हिस्सा होता है वह पूरा भर जाता है, ठीक। और जब नदी में ज्यादा पानी आता है बाढ़ के समय में तो वह पूरा पानी क्या हो जाता है, इस तरह से बाढ़ का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, नदी का जो नदी में अगर मिट्टी और बालू का कण नीचे भर जाएगा तो उसका गहराई कम हो जाएगा और थोड़ा सा भी अगर नदी में ज्यादा पानी आएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह पूरे मैदानी क्षेत्रों में उसका नदी का जो पानी है वह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, हम बाढ़ कहते हैं। इससे बहुत ज्यादा जान और माल का नुकसान होता है हमारे बिहार में भी। तो बाढ़ का मैदान किस प्रकार से निर्माण करती है वो भी समझ में आ गया होगा आपको। और डेल्टा जैसी अनेक कलाकृतियां भी बनाती है। यह डेल्टा क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इस चित्र के माध्यम से आप डेल्टा को आसानी से समझ सकते हैं। असल में देखिए नदी जो है यह इधर से एक धारा में आ रही है, ठीक। इधर से देखिए आप ध्यान से, इधर से क्या हो रही है, एक धारा में आ रही है इधर से, ठीक। लेकिन जब यहाँ समुद्र में जब गिरने वाली है यह नदी तो बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। और यही जो बहुत सारी धारा में विभाजित होती है तो यहाँ पे क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। आप अपने भारत देश के मानचित्र में भी देखेंगे कि यहाँ से गंगा नदी जो आ रही है इसमें सारी नदियां मिल जा रही है, ठीक। और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और यह दोनों नदियां मिलकर एक साथ यहाँ पे गिरती है, ठीक है। और इस पूरे क्षेत्र में एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हिमालय की जो नदियां है वह आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके किताब में जो भी चीज समझाना चाह रहा है, ठीक। आगे हम समझते हैं यह प्रायद्वीपीय नदियां क्या है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि यह आपके भारत देश का जो मानचित्र है इसमें जो यह नीचे का जो क्षेत्र है दक्षिण का क्षेत्र यानी यह जो देखिए त्रिभुजाकार क्षेत्र है इसको हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। हमारे भारत देश का यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यानी पेनिनसुलर रीजन है यह, ठीक है। और इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं उन्हीं नदियों का बात इसमें टॉपिक में होगा। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में क्या लिखा है कि यहाँ की अधिकांश नदियां मौसमी होती है जिनका स्रोत मुख्यतः वर्षा जल का है। जैसा कि हिमालय की नदी में आपने पढ़ा कि वहाँ की नदियाँ क्या होती है, 12 मास रहती है, 12 महीना वहाँ पे पानी रहता है नदियों में। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में जो पानी है जब वर्षा रहता है तभी पानी रहता है और वर्षा जैसे ही खत्म होता है तो वहाँ का नदी सूखने लगता है, ठीक है। देखिए इसी में आगे कह रहा है कि इनमें से कुछ नदियां पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और कुछ प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके भारत देश की नदियों का मानचित्र है और नीचे वाले क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ की जो नदियां है उसको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। और इस तरफ जो क्षेत्र है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं और इस तरफ को पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरफ की बहुत सारी जो नदियां है वो बहुत सारी नदियां इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। और कुछ नदियां इधर अरब सागर में गिरती है। जैसे देखिए नर्मदा है, तापी इधर अरब सागर में गिरती है और बहुत सारी नदियां इधर से निकल के किधर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। अब आगे देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कह रहा है कि ये नदियां अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। यह जलप्रपात क्या है, तो देखिए जब कोई नदी अचानक से किसी ऊपरी क्षेत्र से निचले क्षेत्र में जब गिरती है पहाड़ों पर से, ठीक है, तो यह क्या करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। इसको फॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है जलप्रपात का निर्माण करती है। आगे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण होता है। अब डेल्टा का निर्माण कैसे होता है आपको तो समझ में आ गया डेल्टा क्या है। यह नया शब्द यहाँ पे आ गया, एस्चुरी क्या है। तो देखिए असल में होता क्या है कि अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है वो देखिए ऐसे आती है और सीधा आराम से अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। यहाँ बहुत बड़ा सागर है, इसमें नदी क्या देखिए आराम से धीरे से प्रवेश कर जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं हो रहा है क्योंकि यह नदियाँ अरब सागर में गिर रही है। लेकिन वही बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां है वे क्या करती है, वे बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब समुद्र में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पूरे तरफ चारों तरफ से छितरा आ जाती है, ठीक है। चलिए तो आशा आपको समझ में आ गया होगा यह डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण कैसे होता है,
ठीक। तो देखिए इस तरह से आपने इस अध्याय में अपवाह के बारे में समझ लिया अच्छे से, ठीक है, अपवाह क्या है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अपवाह द्रोणी को समझा आपने, जल विभाजक क्या है इसको समझा, ठीक। हमारे भारत में दो प्रकार की नदियां, हिमालय से जो निकलती है उसको हिमालय की नदियां कहते हैं, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां प्रायद्वीपीय नदियां है, ठीक। इन दोनों, ये दोनों नदियां किस प्रकार की होती है ये भी आपने समझ लिया। अब जो हम आगे समझेंगे वह है हमारे भारत देश की प्रमुख नदियां, ठीक है। हमारे भारत देश में कौन कौन सी प्रमुख नदी है, उन सभी प्रमुख नदी को हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। जो आपकी किताब में है वो चीज भी है, और जो नहीं है उस चीज को भी आपको हम बताएंगे। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो इस भारत की प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम लोग हिमालय से जो निकलने वाली नदियां है उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है, ठीक। इन तीनों नदियों के बारे में समझेंगे। और इसके बाद इन नदियों का जो क्या कहते हैं सहायक नदियां हैं, यानी मुख्य नदियां के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियां हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम जानेंगे। यह सहायक नदी क्या है, तो आइए हम समझते हैं सहायक नदी क्या है। देखिए यहाँ से इस हिमालय से कुछ नदियां इधर बह जाती है, कुछ नदियां इधर बह जाती है, कुछ नदियां इधर बह जाती है, ठीक। यहाँ देखिए यह 5 नदी मिलके एक नदी है ना, यानी पूरा यह सिंधु नदी है। और इस सिंधु नदी में कितनी नदियां मिल रही है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, यह सारी नदियां ये सिंधु नदी में मिल रही है। तो मुख्य नदी हुआ सिंधु नदी, और यह झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, यह सब क्या हुआ, यह इस सिंधु नदी का सहायक नदी हुआ, क्योंकि यह सारी नदियां सिंधु नदी में आके मिल जा रही है, ठीक। वैसे ही देखिए इस क्षेत्र में गंगा नदी मुख्य नदी है, ठीक। और जितनी भी इसके अलावा नदियां है, देखिए यमुना नदी गंगा में मिल जा रही है, चंबल, बेतवा गंगा में मिल जा रही है, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, इधर सोन, यह सारी नदियां गंगा में मिल जा रही है। तो जो नदियां गंगा में मिल जा रही है वह गंगा की सहायक नदी हुई, ठीक है। वैसे ही इधर से ब्रह्मपुत्रा आ रही है, और इस ब्रह्मपुत्रा में जो नदी इधर से आके छोटा छोटा नदी से इधर मिल जा रहा है वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हो जाएंगी, ठीक। तो सहायक नदी क्या है ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख नदियों में हमारा जो पहला नदी है वह है देखिए यहाँ पे सिंधु नदी, ठीक है। हम सिंधु नदी के बारे में अभी समझेंगे। कह रहा है कि सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है, यानी सिंधु नदी जो है यह भारत का सबसे विशाल नदी है, लेकिन यह भारत में कुछ ही दूर बहता है, उसके बाद यह पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। इसको हम मैप पर समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह है आपके भारत देश का पॉलिटिकल मानचित्र, ठीक है। और इस मानचित्र में हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि विभिन्न विभिन्न नदियों को, कि कौन नदी कहाँ है ना। जिसमें हमारा सबसे पहला जो नदी है वह सिंधु नदी है, ठीक है। तो देखिए सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर भी कहते हैं, ठीक, आपको पता होगा। आप इन पॉइंट्स को लिखते भी चलेंगे। इसमें पहला जो बिंदु कह रहा है कि इस नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है, ठीक है। तो देखिए यहीं पे यह जो क्षेत्र है नेपाल से ऊपर का क्षेत्र, यह तिब्बत का क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं पे है मानसरोवर झील, और यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक। यह जो सिंधु नदी है यहाँ से शुरू होती है, देखिए यहाँ इंडस लिखा हुआ है ना, सिंधु नदी को ही इंडस कहते हैं। यहाँ से जाते जाते ऐसे देखिए ऐसे घूमते हुए यह हमारे भारत देश में यहाँ पे प्रवेश की लद्दाख में, ठीक। और फिर देखिए लद्दाख से ही हमारे भारत देश से निकल के पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। और नदी देखिए ऐसे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में बहती है ऐसे करके, है ना। और फिर धीरे धीरे आके इधर अरब सागर में आके गिर जाती है। इधर नीचे क्या है, नीचे पूरा अरब सागर है, ठीक। तो इस तरह से यह जो सिंधु नदी है यह निकलती है मानसरोवर झील से, और हमारे भारत देश के लद्दाख से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में आके गिर जाती है, ठीक। अगला बिंदु कह रहा है कि इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। हमारे भारत देश में इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 1100 किलोमीटर है, ठीक है। यानी यह जो सिंधु नदी यहाँ से निकल के पूरा यहाँ तक का सफर करती है, यह पूरा 2900 किलोमीटर है। लेकिन हमारे देश में देखिए यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से निकल जाती है। तो हमारे देश में इस नदी का जो लंबाई है वह मात्र 1100 किलोमीटर के लगभग में है, ठीक है। अगला बिंदु कह रहा है कि लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गार्ज कहते हैं। यह जो सिंधु नदी है यहाँ से लद्दाख में प्रवेश करती है, तो यहीं पे देखिए गिलगिट है, ठीक है। यहीं पे गिलगिट गार्ज का निर्माण करती है। और गार्ज क्या है पीछे समझ चुके हैं, है ना, समझाने का जरूरत नहीं है। अगला बिंदु कह रहा है कि सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। देखिए यह जो सिंधु यहाँ से निकल के जा रही है यहाँ इधर से, ठीक है। तो इस सिंधु नदी में 5 सहायक नदी मिलती है। ध्यान से देखिएगा, इस सिंधु नदी है जो मुख्य नदी है सिंधु नदी, इसमें यह झेलम नदी भी आके मिल रहा है, ठीक। यहाँ देखिए चिनाब लिखा हुआ है, चिनाब नदी भी आके मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे रावी नदी भी आके मिल रहा है, ठीक। यहाँ देखिए सतलज नदी भी आके मिल रहा है, ठीक। और इसी में ब्यास नदी भी आके मिल जाता है, ठीक। तो 5 नदी जो है यह इधर से आते हुए किसे मिल जा रहा है, इस सिंधु नदी में आके मिल जा रहा है।
इन पांचों नदियों की संयुक्त धारा सिंधु नदी की मुख्य धारा से पाकिस्तान के मिठान कोट के पास मिल जाती है। यानी यहाँ पर जो मिलन हो रहा है इस सिंधु नदी में, इस पांचों नदियों का जो यहाँ पे मिलन हो रहा है, इस जगह का नाम मिठान कोट है और यह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, आगे कह रहा है कि सिंधु नदी का अंत, सिंधु नदी जो है वह अंत में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु नदी अंत में कहाँ गिर जाती है? नीचे अरब सागर में आके गिर जाती है। अब आपकी किताब में जो मानचित्र है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सिंधु नदी है यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और हमारे भारत देश के लद्दाख में प्रवेश करके फिर इधर पाकिस्तान में आ जा रही है और पांचों नदियों के पानी को अपने साथ बहा के ले जा रही है। देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, इन पांचों नदियों का पानी अपने में मिला ले रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु नदी का यह पांचों नदी सहायक नदी हुआ, ठीक, और सारा पानी मिलके अरब सागर में यहाँ पे आके गिर जा रहा है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियों को जान लेते हैं। सिंधु की जो सहायक नदियां है वह 5 नदियां हैं, आप तो देख ही चुके हैं। पल यह सिंधु नदी है, इंडस, ठीक, और इसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक, पहला है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है और श्रीनगर के निकट वुलर झील से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक, यहीं पे शेषनाग झील है और यहीं से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का, और यहाँ से बहते हुए वुलर, श्रीनगर में वुलर झील है, यहाँ से वुलर झील से होते हुए यह नदी इधर से आते हुए कहाँ मिल जाती है? इस चिनाब नदी में आके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, और चिनाब नदी के बारे में कह रहा है कि चिनाब नदी का उद्गम चंद्र और भागा नाम की 2 सरिताओं के रूप में हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचलाल दर्रे से होता है। यह नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। यानी ये जो चिनाब नदी है इसका उद्गम यहाँ पे होता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा से होता है और यह नदी पाकिस्तान में क्या होती है? जाके यहाँ पे सिंधु नदी में यहाँ पे मिठान कोट के पास मिल जाती है। ठीक, रावी नदी के बारे में कह रहा है कि इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे से होता है और अंत में यह पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर मिल जाता है। ठीक है, यह जो रावी नदी है इसका भी उद्गम यहीं पे होता है हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है, कांगड़ा स्थित कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक, और यह जो रावी नदी है यह भी जाकर किस नदी में मिल जाता है? यहाँ पे देखिए चिनाब नदी से आके मिल जाता है। ठीक, इसके बाद है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट ही ब्यास कुंड से होता है। ठीक, यह जो ब्यास नदी है इसका भी उद्गम इस हिमाचल प्रदेश में ही होता है। ठीक है, इसमें इस मैप में नहीं दिया है, हिमाचल प्रदेश में ही होता है। ठीक, और यह कपूरथला के निकट हरिके नाम के स्थान पर सतलज नदी से मिल जाता है। ठीक है, यह आगे जाकर किस नदी से मिल जाता है? ये जो सतलज नदी है इसी नदी में आके ब्यास नदी मिल जाता है। और लास्ट है सतलज नदी। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकस ताल से होता है और यह हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इस सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यही मानसरोवर के मानसरोवर में एक राकस ताल है, यहीं से इसका उद्गम होता है और यहाँ से चलते हुए यह हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और यह नदी भी पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाके मिल जाती है। देखो, और ये देखिए सतलज नदी जो है, देखिए यहाँ पे इस चिनाब नदी में आके मिल जा रहा है। ठीक है, प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर बनाया गया है। इसी सतलज नदी पर पंजाब में प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध है। तो यह था आपका सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में। आशा है आपको यह समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हमारा जो अगला नदी है वह है गंगा नदी। हम गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में अभी हम समझेंगे। तो चलिए, अभी आपने सिंधु नदी के बारे में समझा, अब हम लोग गंगा नदी के बारे में समझेंगे। आपको तो पता ही है गंगा नदी, देखिए ये जो हम थोड़ा गाढ़ा कर दिए हैं, यही नदी क्या है? यह गंगा नदी है। ठीक, और इसके आसपास जितनी भी नदियाँ बह रही है और जाकर गंगा में मिल जा रही है वह सब क्या है? इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और यह जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, हालांकि नदी के मामले में सबसे लंबा नदी तो यह सिंधु है, लेकिन सिंधु जो है हमारे भारत में सिर्फ इतना ही दूर बहता है, इसके बाद यह पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक, देखिए इसके बारे में पहला बिंदु क्या कह रहा है? गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है, जिसे यहाँ भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे देखिए उत्तराखंड है और यहीं पे उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, ग्लेशियर है, यहीं पे गोमुख मुहाना है और वहीं से भागीरथी नाम की नदी निकलती है। ठीक, अच्छा, आगे उत्तराखंड के देव प्रयाग में इस भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी का संगम होता है। यहाँ देव प्रयाग है और यहीं पे देव प्रयाग में, यहाँ से देखिए एक अलकनंदा नदी आ रही है, यह भी आके यहीं पे देव प्रयाग में मिल जाती है। ठीक, इस देव प्रयाग में इधर से भागीरथी आती है और इधर से अलकनंदा आती है और यहाँ से मिलके अब यहाँ से गंगा नदी बन जाती है।
ठीक है। चलिए दूसरा बिंदु कह रहा है कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का कुल लंबाई जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरता है यहाँ तक का कुल लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर, जो हमारे देश का सबसे बड़ा नदी है, सबसे लंबा नदी है। ठीक है। तीसरा बिंदु कह रहा है कि गंगा नदी हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देखिए यहीं पे उत्तराखंड में ही हरिद्वार जगह है। ठीक है। इसी हरिद्वार जगह पे क्या होता है, यह जो गंगा नदी है यह पहाड़ों से खत्म होकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक। यह नदी हमारे देश के उत्तराखंड से शुरू होकर, यह हमारे देश में उत्तराखंड से शुरू होती है और यहाँ पे देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से बिहार में आती है और फिर यहाँ बिहार से पश्चिम बंगाल में आती है और इस पश्चिम बंगाल राज्य से बहते हुए फरक्का के निकट दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। यहाँ से फरक्का के निकट क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग बांग्लादेश में चली जाती है और एक भाग हुगली नदी बनके हमारे देश पश्चिम बंगाल से ही होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। चौथा बिंदु कह रहा है कि प्रथम भाग हुगली नदी कहलाती है, जो कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे फरक्का के पास जब दो भाग में बढ़ता है यह गंगा नदी, तो पहला भाग हुगली नदी बनके, है ना, हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। ठीक। उसी हुगली नदी से होते हुए कहाँ गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक। पांचवा बिंदु कह रहा है कि दूसरी भाग फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दूसरा जो भाग है कहाँ प्रवेश करता है, बांग्लादेश में। ठीक है। अच्छा, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र जमुना नदी मिल जाती है और इसे बाद में इसका नाम मेघना पड़ जाता है। ठीक। यह जो गंगा नदी है जब बांग्लादेश में घुसती है ना, तो बांग्लादेश में घुसते इस नदी का, गंगा नदी का नाम बदल जाता है और यहाँ हो जाता है पद्मा नदी। ठीक। यह पद्मा नदी गंगा नदी जो है पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ता है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आता है, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। देखिए यह यमुना अलग है, यह जमुना अलग है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है जमुना, बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और गंगा का जो नाम है पद्मा और ब्रह्मपुत्र का जो नाम है जमुना, यह दोनों नदी आपस में एक साथ मिलके अब कौन सा नदी बन जाती है, तो मेघना नदी बन जाती है। ठीक। और मेघना नदी बन जाती है। ठीक। इसके बाद क्या होता है, अंत में सभी का जल एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। और यह जो दोनों नदियों का पानी है मेघना नदी बनके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो बहुत ही बड़ा विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है। कौन, सुंदरबन डेल्टा। यह पूरा इतना दूर में फैला हुआ है। ठीक है। छठा बिंदु का है, गंगा नदी के किनारे बसने वाले मुख्य शहर है ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, बेगूसराय, मुंगेर तथा भागलपुर। ठीक है। ऋषिकेश और हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर आपके बिहार में है। ठीक। लास्ट बिंदु कह रहा है 7वां नंबर कि गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियां यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं सोन है। देखिए यह गंगा नदी है और इसमें कौन नदियां मिल रही है, देखिए यमुना नदी मिल रही है, घाघरा नदी मिल रही है, गंडक मिल रही है, कोसी मिल रही है, इधर से देखिए सोन नदी मिल रही है। तो जो नदी इस गंगा नदी में मिल रहा है वह सब क्या हो गया, इस गंगा नदी का सहायक नदी हो गया। एकदम आसान है। आशा आपको यह गंगा नदी समझ में आ गया होगा। अब आप इन सभी बिंदुओं को लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह है, ठीक है, इसी गंगा का एक सहायक नदी है। ठीक, इसी गंगा का एक सहायक नदी है यमुना नदी। देखिए यहाँ से यहाँ पर आके गंगा में मिल जा रहा है। ठीक, यमुना नदी के बारे में आप लिख लेंगे, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। ठीक, इस गंगा में मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों में सबसे लंबा नदी कौन है, यह यमुना नदी। कितना है इसका लंबाई, 1375 किलोमीटर। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदरपूंछ से होता है। यहाँ उत्तराखंड में ही बंदरपूंछ एक जगह है यमुनोत्री, ठीक है, यहीं से इसका उद्गम होता है यमुनोत्री से। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी जो है इधर से बहते हुए आती है और यहीं पे देखिए यहाँ पे गंगा नदी में यह मिल रही है, यहीं पे इलाहाबाद है। ठीक, जिसका आज के डेट में नाम है प्रयागराज। यहीं पे आके गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है। ठीक, इसकी मुख्य सहायक नदियां है चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि। यानी चंबल, सिंध, केन और बेतवा नदी जो है यह यमुना नदी में आके मिल रही है। देखिए जैसे यहाँ पे एक चंबल नदी है ना, यहाँ पे बेतवा नदी है। ठीक, इसके अलावा
सिंध नदी है ना, और केन नदी है। यह सारी चारों नदियां जो है यह कहाँ मिलती है, इस यमुना नदी मिलती है। तो जाहिर सी बात है यमुना की यह सहायक नदियां हुई, ठीक। और यमुना जो है जाके लास्ट में गंगा में मिलती है, तो गंगा की सहायक नदी कौन हुई, यमुना हुई, ठीक है। तो यमुना नदी के बारे में आप जान गए होंगे। लास्ट वाला बिंदु है, यह भी आप लिख लेंगे कि यमुना नदी के किनारे बसने वाले मुख्य शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा, प्रयागराज इत्यादि है, ठीक है। अब चलिए अगला हमारा जो नदी है वह गंगा का सहायक नदी है, वह है गोमती नदी, ठीक है। देखिए यहाँ पे नहीं दिया है आपके इस बुक में। गोमती नदी के बारे में आप लिख लेंगे, जान लेंगे कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है तथा यह गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाता है। यह जो गोमती नदी है यह गाजीपुर के निकट कहाँ मिल जाता है, इस गंगा नदी में, ठीक। लखनऊ तथा जौनपुर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, वह गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चलिए अगला जो गंगा का सहायक नदी है वह है घाघरा नदी, ठीक है। यहाँ देखिए यह घाघरा नदी है, ठीक है। यह भी आके यहाँ पे गंगा में मिल जा रही है। तो घाघरा नदी के बारे में आप जान ले कि घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होता है, ठीक है। यहाँ इसका उद्गम कहाँ होता है, तिब्बत में होता है, मापचा चुंगो हिमनद से, ग्लेशियर से, ठीक। इस नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी जो है नेपाल में आती है तो क्या नाम रहता है इस नदी का, कर्णाली नदी, और उत्तर प्रदेश में इसको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी मुख्य सहायक नदियां है शारदा, राप्ती, छोटी गंडक इत्यादि। यानी शारदा, देखिए शारदा यहाँ मिल रही है, इसके अलावा राप्ती और छोटी गंडक, ये तीनों नदियां कहाँ मिलती है, इस घाघरा नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। तो ये तीनों नदियां इस घाघरा की सहायक नदियां हुई, ठीक। आगे कह रहा है कि घाघरा नदी के किनारे बसने वाले मुख्य शहर है सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया इत्यादि, ठीक है। इसमें फेमस शहर जो है यह अयोध्या है ना, हमेशा न्यूज में रहता है यह। अयोध्या शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू यानी घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं अगले नदी की तरफ, गंडक नदी है ना। गंडक नदी भी जो है यह यहाँ से नेपाल से निकल के गंगा में मिल जा रही है। गंडक नदी के बारे में लिखेंगे, गंडक नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है और पटना के पूरब में स्थित सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पश्चिमी चंपारण में यह निकलती है गंडक नदी नेपाल से, ठीक। और सोनपुर में, पटना के निकट सोनपुर है, यहीं पे यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद कह रहा है कि बूढ़ी गंडक या सिकराना नदी, गंडक या सिकराना इस नदी की प्राचीन धारा है जो मुंगेर में गंगा में मिल जाती है। देखिए एक बूढ़ी गंडक के बगल में एक बूढ़ी गंडक है और उसी को सिकारना भी कहते हैं, ठीक है। तो इस गंडक नदी की वह प्राचीन धारा है। पहले गंडक नदी वैसे ही बहती थी लेकिन बाद में दूसरा रास्ता वो पकड़ ली, ठीक है। तो वह भी बूढ़ी गंडक और सिकारना नदी जो है यह कहाँ मिल जाता है, गंगा नदी में, मुंगेर के पास में गंगा नदी में मिल जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और इसकी कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। इस गंडक नदी की कुल लंबाई कितना है, 1310 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला जो गंगा का सहायक नदी है वह है कोसी, ठीक है। कोसी हमारे बिहार का एक नदी है, बहुत ही खतरनाक नदी है, ठीक है। बाढ़ आता है तो बहुत ज्यादा जानमाल का क्षति होता है इस कोसी नदी में, ठीक। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित महान हिमालय गोसाईथान चोटी से होता है, ठीक है। यह तिब्बत में इसका स्टार्टिंग होता है इस कोसी का, कहाँ से, गोसाईथान चोटी से, ठीक है। और यह बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। और यहाँ देखिए यहीं पे सुपौल जिला है बिहार में, इसी सुपौल जिला में यह कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है, ठीक। और सहरसा के निकट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और यहीं पे सहरसा है और यह कोसी नदी सहरसा के निकट कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इस नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है, ठीक है। इस नदी का कुल लंबाई कितना है, 230 किलोमीटर, मात्र 230 किलोमीटर इसका लंबाई है। लेकिन जब बाढ़ आता है तो यह पूरा क्षेत्र में फैल जाता है इसका पानी। तो यह था गंगा और इसकी सहायक नदियों के बारे में। आशा है आपको समझ में आ गया। तो देखिए आप अपनी किताब में इस गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, ठीक। आगे देखिए गंगा, ये घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, यह सब दिया हुआ है। इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है इसी में, गंगा नदी के सहायक नदी में, ठीक। अब देखिए इसमें आगे एक बिंदु है यहाँ पे, जल विभाजक, ठीक है। यहाँ देखिए दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय या पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है, ठीक है।
इसको हम मैप पे आपको अच्छे से समझा देते हैं यहाँ जल विभाजक क्या है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। ठीक है, सिंधु और गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि, ठीक, यह कहाँ पे है? तो आपको तो पता है यह आपके भारत देश का मानचित्र है ना। और इस तरफ गंगा नदी का और इसकी सहायक नदियों का जाल है, और इस तरफ सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों का जाल है। ठीक, बीच में क्या है? कोई भी नदी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है? बीच का जो भूमि है वह उठा हुआ भाग है, पठारी क्षेत्र है ना, इसलिए यहाँ पे कोई नदी नहीं है। जो भी नदी है या तो इधर ढूल रहा है, नहीं तो इधर ढूल रहा है। ठीक, तो यह जो क्षेत्र है यह क्या कर रहा है? यह जल विभाजक का काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है, और यही अरावली पर्वत श्रेणी क्या कर रहा है? इस दोनों जल को बांट दे रहा है। इस तरफ वाले जल को इधर कर दे रहा है और इस तरफ वाले जल को इधर कर दे रहा है। ठीक है, तो एक नया चीज था जल विभाजक, आपको समझ में आ गया होगा यह क्या है। अब चलिए अब हम चलते हैं आगे, हम समझते हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और इसके सहायक नदियों के बारे में हम अभी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी इस मैप पर है कहाँ। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं पे मानसरोवर झील से निकलती है, और देखिए यही नदी है, यही इधर से होते हुए चीन तिब्बत होते हुए, और देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर यहाँ से ऐसे होते हुए असम होते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर इधर से जमुना नदी बन जाती है, और फिर इधर गंगा में मिलकर इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इस तरह से ऐसे सफर करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, इसका पहला बिंदु है, इस नदी का उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमयांगडुंग हिमनद से। ठीक है, यहीं पे मानसरोवर झील है और यहीं से इसका उद्गम होता है। दूसरा बिंदु है कि तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ से जो नदी निकल के इधर जा रही है, ठीक है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यहाँ क्या है? सांगपो नदी। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ घुसती है, उसके बाद इसका ब्रह्मपुत्रा पड़ता है नाम। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नामचा बड़वा के निकट भारत देश में प्रवेश करती है, जहां इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। देखिए यहीं पे नामचा बड़वा है और यहीं से अरुणाचल प्रदेश में यह नदी प्रवेश करती है, जहां पे इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग नदी। ठीक है, क्या पड़ता है? दिहांग नदी। इसकी सहायक नदी